अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं वजीद सानी। शहजाद इकबाल छुट्टियों पर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम मेरे ज़िम्मे। हुकूमत की मुसलसल तंबीह, दफ़ा 144 के निफाज और मौलाना फजल रहमान की एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर कायम है, जिसके बायस आज एक बार फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कर्फ्यू का सा समा है। हर तरफ कंटेनर्स की वजह से जुड़वां शहरों के रहने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। PTI का दावा है कि आईन और अदलिया के बचाव के लिए इस्लामाबाद के डी चौक में हर सूरत एहतजाज होगा। एहतजाज में शिरकत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक बार फिर अपना लाव लश्कर साथ ला रहे हैं, जबकि पार्टी ने मुल्क भर से कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत की है। अब से कुछ देर पहले तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज तक पहुंचा है, जबकि इस्लामाबाद में डी चौक और दीगर मकामात पर पुलिस और PTI मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम और झड़पों की मुसलसल इत्तलाआत सामने आ रही हैं। फैज़ाबाद के करीब सुहान के मकाम पर पुलिस और PTI मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में 3 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जबकि डी चौक से बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान समेत 22 PTI कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि शंघाई तावन तंजीम के इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के पेश नज़र तहरीक इंसाफ को किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि इस इजलास की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में कल से 17 अक्टूबर तक फ़ौज को तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर PTI को तंबीह की, कहा जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है और वो बिल्कुल क्लियर हैं कि ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। PTI को ऐसे एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के, लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है जो वो कर रहे हैं और इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हमारा 17 तक जो है इस्लामाबाद का सेंसिटिव दिन है। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जो हमारी पुलिस और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ज़िला इंतज़ामिया है वो अपना काम पूरा करेगी। और मैं फिर कहूँगा कि जो लोग भी प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं वो एक दफ़ा दोबारा अपनी बात पे गौर करें। आपको सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना फोर्स खड़ी है आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो, लेकिन आप वीडियोस में तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज को सबूताज करना चाहती है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने आज X पर जारी बयान में कहा कि शवाहिद मिले हैं कि नून लीग के मुसल्लह कारकुन PTI के पुरअमन एहतजाज में शामिल हुए हैं, जबकि बैरिस्टर सैफ ने कल रात एक इंटरव्यू में कहा था कि PTI तैयारी के साथ इस्लामाबाद आ रही है और अगर इमरान खान ने धरने का हुक्म दिया तो धरना देंगे। हुकूमत ने जोर दिखाया तो हम भी जोर दिखाएंगे। खान साहब ने कह दिया है कि आप डी चौक पहुंचें, वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करें। एज वी स्पीक तो यही बात है, लेकिन अगर खान साहब की तरफ से फिर हुक्म आता है कि धरना दें तो धरना देंगे। पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं डी चौक पहुंचने की। रास्ते में रुकावटें होंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम उन रुकावटों को हटाएंगे। अगर मोहसिन नकवी साहब या मुस्लिम लीग नून के गुलू बटों में हिम्मत है तो आ जाएं, बंदूकें उठाएं, फायर करें, फिर पता चल जाएगा कि क्या होता है। हम अपना आईनी हक रिकॉर्ड करने आ रहे हैं, हमारा अपना आईनी एहतजाज का हक है और हम वो हक इस्तेमाल करेंगे। अगर ये डंडे बरसाएंगे तो ठीक है, करने दें, ये भी देख लेंगे अपना जोर, हम भी अपना जोर दिखा देंगे। PTI का दावा है कि वो आइन और अदलिया के बचाव और मुमकिना आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जबकि अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 63A की अदालती तशरीह को कलअदम करार देने के बाद आईनी तरमीम को लेकर सूरत हाल दिलचस्प रुख इख्तियार कर गई है। अदालती फैसले के बाद हुकूमत तरमीम की मंजूरी के लिए मौलाना फजल रहमान का तावन तो दरकार रखेगी, लेकिन अब तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत का मौलाना फजल रहमान पर इन्हिसार कम हो गया है, क्योंकि अब हुकूमत PTI के आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल कर सकती है। अहम बात यह है कि इस वक्त हुकूमत को 214 अरकान की हिमायत हासिल है। अगर मौलाना फजल रहमान के 8 वोट हुकूमत को मिल जाते हैं तो हुकूमत को सिर्फ 2 आज़ाद अरकान की हिमायत दरकार होगी, मगर मौलाना फजल रहमान की हिमायत ना मिलने पर भी हुकूमत को 10 आज़ाद अरकान की वफादारी तब्दील कराना होगी। इस हवाले से रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक PTI को खुद अपने 7 अरकान की वफादारी पर शक है, जिनमें वो अरकान शामिल हैं जो अब तक टेक्निकली आज़ाद हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने इस फैसले के बाद हुकूमत की मुजव्वज़ा तरामीम पर सख्त तनकीद करते हुए हुकूमत के साथ प्लस न होने का फैसला किया है।
दूसरी जानिब हुकूमत की आईनी तरमीम के मामले पर सवालात और खदशात बरकरार हैं। हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो ये तरमीम किसी का रास्ता रोकने और किसी फ़र्द को ओहदे पर बरकरार रखने के लिए लाना चाहती है। इस हवाले से आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अहम खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुकूमत को पैगाम भिजवाया है कि आईनी तरमीम में उन्हें कंसिडर ना किया जाए। वो 25 अक्टूबर को रिटायर होना चाहते हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाने का इरादा रखती है, समेत दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि उसका दावा भी है कि पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। सिंध में उसकी नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान में उसके लोग हैं, पंजाब में उसके लोग हैं, लेकिन क्या वजह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो सूबाई वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, कभी सूबाई दारकूमतों पर धावा बोलते हैं, कभी वफाकी दारकूमत पर चढ़ाई कर देते हैं। ये रवैया आपकी नज़र में कैसा है? पहली बात तो ये है कि ना वो धावा बोल रहे हैं, ना वो चढ़ाई कर रहे हैं और ना वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है और जितनी भी उसके फ्यूल कॉस्ट हैं और जितनी भी ट्रांसपोर्ट उनके साथ उस काफिले का हिस्सा होती है, वो एक्सपेंसेस अपनी जेब से अदा करते हैं। और ऑब्वियसली हमेशा एक पुरअमन एहतजाज के लिए आते हैं, जिसको ये हुकूमत जो है वो ये समझती है कि वो धावा है। हम समझते हैं कि वो हमारा आईनी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, और हम उतने ही पाकिस्तानी हैं, तमाम सूबों के रहने वाले पीटीआई के वर्कर जितने फसाई हुकूमत के लोग हैं। हमारा इस्लामाबाद के हर चप्पे चप्पे पे हक है, तो वहां पे आने से हमें रोकना हमारी समझ में नहीं आता। हम ये समझते हैं कि जब पुरअमन काफिले को रोका जाता है तो इंतशार फैलाया जाता है। 2 पॉइंट आपने रेज किए। एक, आपने कहा कि एहतजाज आपका हक है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट जो आपने रेज किया कि वो एक पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। हुकूमत ये कहती है कि अगर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस करने के बजाय, पुलिस मैटर्स देखने के बजाय, अवामी मसाइल हल करने के बजाय, जो सूबाई असम्बली में उसकी नुमाइंदगी है, वहाँ के मसाइल उनको हल करने के बजाय हर चौथे रोज़ किसी दूसरे सूबे में चला जाएगा एहतजाज के लिए, धरने के लिए, तो वहाँ के मसाइल कौन हल करेगा? हुकूमत का दूसरा एतराज़ ये है कि अगर पंजाब में कोई एहतजाज होना है तो उसके लिए पंजाब से लोग आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला की सरबराही में लोगों का आना क्यों ज़रूरी है? कि पंजाब में आपके पास वर्क फोर्स नहीं है? ये 2 एतराज़ात जो हुकूमत की तरफ से उठाए जाते हैं, इनका जवाब दे दें। मैं आपको बता देता हूँ, मियाँ वाली का एहतजाज मियाँ वाली वालों ने किया, कैसे सारा शहर सील बंद किया गया, कंटेनर्स बंद किए गए, 7 दिन के लिए दफा 144 लगाई गई, रेंजर्स तैनात की गई। मियाँ वाली वाले खुद गए, केपीके से कोई नहीं आया। हालांकि मियाँ वाली के साथ केपीके का बॉर्डर बिल्कुल लकी और कोहाट बिल्कुल साथ है, मगर कोई शख्स केपीके से नहीं आया। फैसलाबाद में आपने देखा, वो विजुअल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से घंटा घर के 8 बाजारों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते बंद किए गए और किस बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंचे, वहां शेलिंग की गई, वहां कोई बंदा केपीके से नहीं आया। आप बहावलपुर का एहतजाज देख लें, बहावलपुर में लोग आए, वहाँ उस एहतजाज में कोई बंदा केपीके का नहीं आया। शेख साहब, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। 144 इन शहरों में नाफिज कर दी गई थी। प्लीज मुझे सवाल की तरफ आपका चाहूंगा, आप जवाब दें। वो सवाल ये है कि इस्लामाबाद में जब एहतजाज हुआ तो अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ लाए, लाहौर में जब एहतजाज हुआ तो अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ लाए। दोनों जगहों पर एक जगह पर इजाजतनामे के साथ एहतजाज किया गया, जलसा किया गया, एक जगह एहतजाज किया गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अगर तमाम शहरों में, दीगर सूबाई दारकूमतों में भी खुद जाएंगे तो अपने सूबे की गवर्नेंस कब करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का हल करेंगे? ये कोई इतनी वो बात नहीं है जितनी आसानी से आपने कर दी है। अगर आप मुझे एक्सप्लेन करने देते तो आसानी होती। मैंने आपको ये कहा कि अब कल लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे एहतजाज हो रहा है, वहां अली अमीन साहब नहीं जा रहे। जब हम नेशनल लेवल का मैसिव एहतजाज जो है हम अनाउंस करते हैं, खान साहब की तरफ से कॉल आती है, तो अली अमीन चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ एक सूबे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर भी है। जिस तरह बाकी सदूर की जिम्मेदारी बनती है, उसी तरीके से अली अमीन की जिम्मेदारी बनती है। और जहां तक आपने कहा कि गवर्नर छोड़ के रोज दौड़े हुए हैं, मैं नहीं समझता। उनके तमाम के तमाम जो सूबे हैं, जो उनके जो वजारतें हैं वो अपने काम कर रही हैं, उनके मिनिस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, उनके जो मशीनरी है वो अपना काम कर रही है। मैं नहीं समझता कि वजीर आला अगर 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए एहतजाज के लिए, महीने बाद या 2 महीने, कितने एहतजाजों के लिए, जब से हुकूमत बनी है
ये कोई दूसरा तीसरा मौका है। ऐसे ही लोग बैठ के टीवी पे कह देते हैं जी रोज चले हुए हैं, रोज कौन सा रोज चले हुए, कितने महीने हो गए उसको वजीर आला बने हुए, कितने महीने हो गए हुकूमतें बने हुए, ये तीसरी दफा है। ये जब हम सवाल रखते हैं हुकूमती नुमाइंदों के सामने कि पुरअमन एहतजाज, जलसा जुलूस करना एक सियासी जमात का हक है, तो उनका जवाब ये होता है कि ये सियासी जमात नहीं है। वो ये कहते हैं कि अप्रैल में जब खान साहब की हुकूमत गई, तब से 9 मई तक 60 से ज़ायद जलसे किए इमरान खान साहब ने, उनके इंटरव्यूज़ नशर होते रहे, अनइंटरप्टेड जलसे उनके टेलीविजन पर कवर होते रहे। लेकिन जब आप 9 मई जैसे वारदात करेंगे, वाक़यात करेंगे, हम आपको दहशतगर्द जमात के तौर पर ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिर आपको जलसों की इजाज़त नहीं मिलेगी, इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूपिड और लेम, बड़ी ज़ईफ किस्म की बात है, ये बेहुदा बात है। इसलिए आप हमें जमात नहीं मानते। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जमात है। आपने सुना नहीं चीफ जस्टिस ने क्या कहा? आपने सुना नहीं कि बेंच ने क्या कहा? वो जिनकी इंटरप्रिटेशंस ठीक नहीं थी उन्होंने भी कहा कि हमारा ये मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फसाई हुकूमत के होते हुए कहा हम जमात है। वॉयलेंस को जब पीटीआई से जोड़ा जाता है, उससे आप खुद को कैसे अलग करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। किस चीज से अलग करेंगे? वॉयलेंस की एक नाम बन गया है कि पीटीआई होगी, 9 मई होगा, पीटीआई होगा, 22 मई का वाकया होगा जहां शाराए दस्तूर पर दरख्त जला दिए जाएंगे। मेरे अजीज जी, there is no violence, was a false flag operation। सीसीटीवी फुटेज हम मांग रहे हैं, हम जुडिशियल कमीशन की डिमांड कर रहे हैं। क्यों नहीं बनाया जा रहा जुडिशियल कमीशन? क्या खौफ है? क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज दी जा रही? क्या खौफ है? कितने आप टीवी वाले, आप जियो वाले यार मुझे बता दें, वो कितने आपने विजुअल्स निकाले जिसमें 9 मई वाले दिन हमारे बंदे को रॉकेट लॉन्चर उठा के फिर रहे थे या क्लैशनकोफ में उठा के फिर रहे थे? जरा बताएं ना, आप ही को वीडियो निकाल के दिखा दें यार, इतनी वीडियोस वहां पे चली हैं। ये कोई कहानी है, कोई मजाक है? जिस वक्त हमको एहतजाज करने लगते हैं, 9 मई का ड्रामा लगा के उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सेकंड पाकिस्तान में एक सवाल से बहुत आगे आ गया है। आप सही, लोग अदालतों के अंदर नाजायज मुझे एक सवाल करना है, एहतजाज पुरअमन करना चाहते हैं। जो दूसरा जलसा हमने किया वो आप अगर हमें सियासी पार्टी नहीं समझते थे तो हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से एप्लीकेशन दी थी। एक सवाल करने दें, जब आप इमरान खान का सुबह 7 बजे जेल खुलवा के आप उनको मिलने गए थे तो क्या दहशतगर्दों को मिलने गए थे? 9 मई को एक लम्हे के लिए भूल जाए, लेकिन उससे पहले 2014 में पीटीवी पर अटैक हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, ये इल्जाम लगाया जाता है। हुकूमत कहती है कि 25 मई 2022 को जब डी चौक में धरना करना था, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि आप वहां जलसा नहीं कर सकते, कहीं और कर लें, शाराए दस्तूर पर दरख्त जला दिए गए। मॉडल टाउन में इमरान खान साहब रिहाइश पजीर थे, वहां जो एम्बुलेंस खड़ी होती थी उस वक्त गाड़ियों पर हमला किया जाता था, पुलिस पर अटैक किया जाता था। खान साहब ने खुद एतराफ किया शेख साहब कि पेट्रोल बम हमारे कारकुनों ने बनाए। कह रहे हैं आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जिस वक्त खान साहब आए और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो खान साहब वहीं रुक गए और खान साहब ने अपने लोगों को वो जो प्रोटेस्ट थी वो कॉल ऑफ की और वो लोग वहां से वापस चले गए। पहली बात, जब आप निहत्ते पुरअमन लोगों का रास्ता रोकेंगे, शेलिंग करेंगे, उनके लिए सांस लेना बंद कर देंगे, आप उन्हें प्रवोक कर रहे हैं, आप उन्हें इंतशार का वो दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि बहुत सी जगहों पे, जिस दिन अली अमीन साहब आ रहे थे, एक जगह पे 4, एक जगह पे 3 लोगों को, पुलिस वालों को रेस्क्यू करके पुलिस के हवाले किया गया। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हमने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लिया है, पाकिस्तान की अवाम की सबसे बड़ी तादाद हमारे साथ है। ये जो बैठे हैं ये डाकू, लुटेरे और गासिब है और ये किसी कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके सामने नहीं झुकेगी। हम ये चाहते हैं कि अदलिया के ऊपर ये शब खून न मारा जाए, हम ये चाहते हैं कि आईनी तरमीम ना हो, हम ये चाहते हैं कि अदलिया को बचाया जाए, हम ये चाहते हैं कि खान रिहा हो और खान उसी दिन रिहा होगा जिस दिन अदलिया आजाद होगी। और हम इन डाकुओं को, इस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को बिल्कुल ये नहीं समझते कि उनके पास आईनी तरमीम का हक है। हमारे लोगों पे आज भी जुल्म कर रहे हैं, सुबह से जुल्म का क्या होता, क्या होता अगर ये यहाँ डी चौक पे आने देते? मैं उसका जवाब देता हूं। मैं उस पर हुकूमती जो जवाब है वो ये है कि हुकूमत ये कहती है कि चलें एहतजाज करना आपका हक मान लिया जाए, जलसा करना आपका हक मान लिया जाए। आपसे कहा था 2 हफ्ते ठहर जाए। मलाइशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम आज सुबह इस शहर में थे जब आपने यहाँ पर ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। कहा गया कि SCO होने जा रही है शंघाई तावन तंजीम का, जिसमें सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं। तो PTI आप नहीं समझते कि 2 हफ्ते ठहर जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी? आपको लगता नहीं है कि इस बात में थोड़ा सा दम है? क्योंकि 2014 में शेख साहब सवाल मुकम्मल करने दें, 2014 में भी इल्जाम लगाया जाता है PTI पर कि चीनी वजीर आजम आ रहे थे और PTI के धरनों की वजह से नहीं आ सके। आपको नहीं लगता कि इस वक्त मौके पर ये मुनासिब नहीं था एहतजाज की कॉल? कल लाहौर में, आज एक तो पाकिस्तानी ना फौरी बड़े सेंसिटिव हो जाते हो। वो जी वो आ रहे हैं,
वह दुनिया में बाकी आपने यूरोप में और अमेरिका में एहतजाज देखे? एहतजाज इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एहतजाज इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सिविलाइज्ड लोग हैं दुनिया में जितने बड़े फोरम्स होते हैं, दुनिया जहान के सदूर वहां पे आते हैं, वज़राए आज़म वहां आते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं। वो इतने सेंसिटिव बेबीज नहीं हैं। उनको पता है कि जहां पे सिविलियंस के राइट्स दबाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दबाए जाते हैं, आवाम बोलती है। आज जो आवाजें आ रही हैं वो शैलों की आ रही हैं, वो रबर बुलेट्स की आ रही हैं। आगे से भी कोई मुझे पटाखा सुना देना, यहाँ इस्लामाबाद में डी चौक में इस वक्त चले जाते हैं, आप मुझे बताएं पटाखे कहाँ से बजने? अनवर इब्राहिम साहब तो यहाँ पर मौजूद है। सो मैं ये समझता हूँ कि बाहर की दुनिया, सिविलाइज्ड दुनिया ये समझती है कि प्रोटेस्ट इसका हिस्सा होता है। सिर्फ आप लोगों की को ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव बेबीज हैं पाकिस्तान में जो कि समझते हैं कि एहतजाज होएगा तो सारी बेइज्जती हो जाएगी। पहले अपनी इज्जत बढ़ा लो जाके, पहले उन्हें बताएं कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, पहले उन्हें बताएं कि आपके यहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक है, आपकी अदालतें ठीक काम कर रही हैं, आपकी हुकूमत आइन के मुताबिक है। आपका इस वक्त बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मौलाना फजल रहमान से। वो भी ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस वक्त ये एहतजाज मुनासिब नहीं है, आप उनको भी खातिर में लाएंगे? सर वो एक देखें, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, उनकी राय का भी एहतराम करते हैं, बट नॉट नेसेसरीली वी हैव टू एग्री विद हिम। ठीक है, ये जो कॉल है ये कायद की है, इस कॉल को कायद ही वापस ले सकता है। बहुत शुक्रिया। शेख वक़ास अकरम, सेक्रेटरी इत्तेलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक से शेख अकरम की जानिब से उठाए गए निकात के जवाब लेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत के मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम आपसे आइनी तरामीम पर भी बात करेंगे, लेकिन जो शेख वक़ास अकरम ने हमसे बात की पहले हम चाहेंगे उसका जवाब ले लें। वो कहते हैं कि हुकूमत की ये ज़िद बेजा है कि SCO समिट जो है उसकी वजह से एहतजाज ना करें। दुनिया में जमहूरियतों में यही होता है, सरबराहान मुल्कत आते हैं, बड़े इजलास होते हैं और एहतजाज भी हो रहे होते हैं, तो करने दें उन्हें एहतजाज फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दुनिया पूरी में होता है, लेकिन दुनिया पूरी में PTI जैसी पार्टियां नहीं पाई जाती जो हमेशा इंतशार और इंतशार फैलाने की सियासत करती हैं। ज़ाहिरी बात है कि एहतजाज इनका आईनी हक है और एहतजाज से इनको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन एक कानून भी नाफिज़ अमल है और उसको भी देखना है। ना तो इन्होंने कोई इजाज़त, ना कोई NOC, ना कोई दरख्वास्त, कुछ भी नहीं दिया, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि डी चौक डू और डाई सिचुएशन है, आपने हर हालत में डी चौक पहुंचना है। और असल में तो बात यह है कि अपने MNS किधर हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा सुल्ताना गुलजार साहिबा सवाबी इंटरचेंज तक वो पहुंचेंगी, लेकिन आगे डी चौक नहीं आएंगी। ये कैसा डू और डाई है? ये कैसा डू और डाई है कि असद कैसे साहब मुल्क से बाहर हैं और दीगर इनके लोग, कोई KP में छुपा हुआ है, कोई कहाँ छुपा हुआ है, और एहतजाज सिर्फ और सिर्फ कारकुनान के कंधों पे बंदूकें तान के जो है वो एहतजाज की कॉल दी जाती है। जाहिर बात है SCO समिट बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पेज है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है उस पूरे प्रोसेस में। और इसी के साथ आप देखें कि सऊदी डेलीगेशन भी आ रहा है, उसी के साथ चाइनीज प्रीमियर भी आ रहे हैं। ये असल में जो फेयर पॉइंट मिलते हैं ये 2014 से फेयर पॉइंट। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ बैरिस्टर साहब, मुझे एक सवाल कर लेने थे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि आज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी इस्लामाबाद में थे, ये भी आपकी बात दुरुस्त है, SC होने वाली है, सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, सब कुछ ठीक। लेकिन जेहलम में, मियांवाली में, फैसलाबाद में जिस तरह आपने 2 दिन कबल दफ़ा 144 लगाकर जल्द से जुलूस जमा होने पर पाबंदी लगाती, ये तो मतलब वहाँ तो नहीं कोई, ना मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे, ना कोई सऊदी डेलीगेशन था, ना SCO इजलास हो रहा था, करने देते उन्हें आप एहतजाज, उनका हक़ है जलसा। ये लगता है कि ख़ास PTI स्पेसिफिक थी ये दफ़ा 144 जो उनके लिए लगाई गई थी। नहीं, कतई नहीं। देखें जाहिर बात है कि एहतजाज बिल्कुल करें, हमने एहतजाज से मना नहीं किया, लेकिन एहतजाज के भी कोई लवाजमात होते हैं, कोई उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ना इन्होंने इजाज़त के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ आपने जिक्र किया जिन जगहों पे, और ये वहाँ से राइल अप करना चाहते हैं लोगों को और लेके आना चाहते हैं डी चौक। 2014 में भी इन्होंने इसी तरह किया, जब शी जिनपिंग साहब ने आना था अपने दौरा हुकूमत में तो CPEC को बैक बर्नर पर डाला हुआ था और गोस्लो पॉलिसी थी। लेकिन उसके साथ जहां पे आप बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस में कि ये इतनी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट्स अब हो रही हैं इस पूरे महीने में, तो इनको अब एहतजाज याद आ गया। और आप ही के एक प्रोग्राम में इनकी एक पार्टी के लीडर ने कहा कि हम एहतजाज कंडीशनली जो है इसको मौखर कर देते हैं अगर
बिल फर्ज के ये आईनी तरमीम जो है उसको आगे ले जाएं कि क्यों लेके जाएं हम आईनी तरमीम को आगे। आईन में तरमीम करना, कानून साजी करना ये हमारा हक है और आप इसको इसके साथ मशरूत कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि आप तो फिर एक आपकी इंटेंशन ही क्लियर नहीं है। आपने एहतजाज करना है तो इश्यूज पे एहतजाज करें। आप एहतजाज बराए एहतजाज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों की जिंदगी को मफलूज बनाने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ यू टेकिंग टू द स्ट्रीट्स फॉर नो अदर रीजन बट टू कम बैक इनटू पावर। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमारी शेख वकास अकरम से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि हुकूमती वज़रा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, PTI को 9 मई से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। PTI को दहशतगर्द जमात नहीं है। उनका ये कहना है कि हमने वोट लिए हैं, पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तस्लीम किया है कि हम सियासी जमात हैं, हमारा निशान है, हमारा हक है। तो वही कहते हैं कि हमें गैर ज़रूरी तौर पर 9 मई से जोड़कर तशद्दुद पसंदी से ना जोड़ा जाए। इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए 9 मई का वाकया अफसोसनाक वाकया है और वो तो इन्होंने किया है। इनके तमाम तर लोगों की वीडियोस भी मंजर आम पे हैं, वो तमाम तर ऑडियोज भी मंजर आम पे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 9 मई से जोड़ा जाता है और हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, कतई नहीं। आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दोबारा बहाली की तरफ रवा दवा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा जो है अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, लेकिन उसको डीरेल करना, डिस्टेबलाइज करना और सबटाज करना ये कौन सी पार्टी कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात है जो हमेशा की तरह 2014 में भी इन्होंने यही किया, अब 2024 में भी ये यही करना चाहते हैं। शायद उस वक्त तो इनको सहूलतकारी मौजूद थी, फिल वक्त 2024 में किसी किस्म की ऐसी सहूलतकारी मौजूद नहीं है और इनका ये एहतजाज बगैर किसी वजह के है, इनका ये एहतजाज बगैर किसी मकसद के है, इनका ये एहतजाज सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना है और ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन हो और कोई ऐसा तसादम हो इदारों और अवाम के बीच में, ताकि ये लोग, इनके लीडर्स तो आ नहीं रहे और नहीं एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और सिर्फ अवाम को जो है इस तमाम तर प्रोसेस में एज अ बेट यूज किया जाए और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अवाम का नुकसान हो, ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसकी वजह मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब किया जाए। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, हाउ कंफर्टेबल यू आर विद द नंबर्स? अब क्योंकि लास्ट टाइम तो कोशिश करके आप लोगों को मायूसी हुई थी। देखिए कतई नहीं, लास्ट टाइम भी कोई मायूसी नहीं थी। जाहिर बात है आईनी तरमीम लाने से पहले आपको जो 2-3 चीजें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। इत्तेहादियों के साथ जब हमारी मुशावरत उस टाइम भी हुई थी और अपोजिशन में भी जिन जमातों से हमारी बात हुई थी, तो एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट था। सॉरी टू इंटरप्ट बैरिस्टर साहब, आप कानूनी मुशीर हैं हुकूमत के, लेकिन जो बुनियादी चीज़ चाहिए होती है कानून साजी के लिए, आइन साजी के लिए, वो ड्राफ्ट होता है, जिसको बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि कच्चा ड्राफ्ट था। तमाम ऑपोजिशन के तमाम हुकूमती नुमाइंदों, वज़ीर कानून तक के पास ड्राफ्ट नहीं था। सो ये तो आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, तो आप माने, तस्लीम करें। नहीं कतई नहीं। वजी साहब देखें, उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो वजीर कानून की बात को बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया ने प्ले आउट किया है और उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि ड्राफ्ट मेरे पास भी अभी आया है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं कि मार्च अप्रैल से हम इस तमाम चीजों पे काम कर रहे हैं। अगर मार्च अप्रैल से काम ना कर रहे होते तो फिर मई में एज आउट ऑफ गुड विल या गुड फेथ में हम जजेस को JCP में ऑन बोर्ड नहीं लेते या उनको नहीं बताते कि ये हम तरमीम कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली आपके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। तो हमने तो गुड फेथ में किया और इत्तेहादियों के साथ भी अगर ना बात हुई होती तो 2006 के जो हमारा चार्टर डेमोक्रेसी, कितने कंफर्टेबल है अब आप, कितने कंफर्टेबल है बैरिस्टर साहब, कितने कंफर्टेबल है हुकूमत अब आईनी तरमीम लाने के लिए? देखिए हम अभी एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच कर रहे हैं और काफी हद तक जो है हमें उसमें जो कामयाबी भी हासिल हुई है। ओवरऑल जो मेन जो हमारी प्रोविजंस हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम अमेंड करना चाहते हैं, ये जिन आर्टिकल्स को ओवरऑल जो उस पर अगर बात की जाए तो ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो रहा है और काफी हद तक हो भी चुका है। उसमें बस 2-4 शिकें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, खा वो एज से रिलेटेड हो या दीगर चीजों से रिलेटेड हो, तो उसमें भी कंसेंसस हो जाएगा। और ये भी ऐन मुमकिन है कि फिल वक्त जहां पे अभी हमारा कंसेंसस रीच हुआ है, ताकि आप बड़ी खबर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 8 के हवाले से जो अमेंडमेंट है, इतराज ना हो। अच्छा, आप बड़ी खबर हमें दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 8 के हवाले से अमेंडमेंट है, हो सकता है उसको भी गवर्नमेंट परसू ना करे, उसके बगैर ही तरमीम ले आए। देखिए अभी तो जो मसवदा आपने मार्केट में भी जो राउंड्स कर रहा है या मीडिया पे भी जो राउंड्स कर रहा है, जो नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्राफ्ट, हम ड्राफ्ट की बात नहीं करते। आर्टिकल 8 में जो अमेंडमेंट एक मुजव्वज़ा थी, आपको लगता है कि उसके बगैर ही हुकूमत आगे जाने पर तैयार है? ये खबर आप हमें दे रहे हैं।
देखिए, मैं ये जरूर आपको कंफर्म कर सकता हूं कि उसके ऊपर वो एक सनसेट क्लॉज के साथ डिस्कशन थी कि उसको, क्योंकि एपीसी का जब वाकया हुआ तो एपेक्स कमेटी, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो शोधा की फैमिलीज हैं उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है कि आम अदालतों में वो इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन अभी वो बैक बर्नर पे है, उसकी अंडर कोई कंसिडरेशन फिलवक्त इस स्टेज पे नहीं है। लेकिन उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का सेटअप है या दीगर चीजें हैं, वो उस पर ब्रॉडर कंसेंसस रीच काफी हद तक हम कर भी चुके हैं और हो भी रहा है। ठीक है, अच्छा आखिरी सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जल्दबाजी ना दिखाए हुकूमत, एससीओ समिट के बाद ले जाए ये मामला। पीटीआई की भी ये डिमांड है कि भाई अगर आपने आईनी तरमीम करनी है तो 25 अक्टूबर के बाद कर लें। तो हुकूमत क्या एससीओ के दौरान या उससे पहले कुछ करना चाहेगी या अपोजिशन को भी साथ लेकर ब्रॉडर कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए, मैंने आपको जिस तरह गुजारिश की कि हम तो चाहते हैं कि ये कसरत राय के साथ हम करें ताकि किसी को एतराज ना हो और एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच किया जाए। जहां पे बात आपने की कि शायद वो एससीओ से पहले या एससीओ के बाद, तो इसमें हतमी जो बात है वो मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज जब तक अभी तो लीगल फ्रेटर्निटी से जो है वो आजकल में जो गुजारिशात या सजेशंस उनकी तरफ से वो आनी है। पीपल्स पार्टी अपना मसवदा तैयार कर रही है, जेयूआई अपना तैयार कर रही है, हमारा ऑलरेडी जो सजेशंस की, तो ये तमाम चीजों को सामने रख के एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा तो तभी लेके आ सकते हैं। उसके बगैर लाने का ना मकसद है ना कोई मतलब है। लेकिन एक बात जरूर मैं आपके इस शो में कहूंगा कि एक सियासी जमात अगर ये चाह रही है कि किसी को रूल आउट किया जाए, किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी को, तो ये कतई ऐसे नहीं हो सकता। जो क्राइटेरिया बनेगा, जो क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के हवाले से, उसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से होगा, वो तमाम तर साबिक या हाजिर सर्विस जज साहिबान पे लागू होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक को साइडलाइन किया जाए या किसी एक के लिए ये बनाया जाए। हमारी ना कतन हम किसी को रूल इन कर सकते हैं ना किसी को रूल आउट करना चाहते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल, टाइम हमारे पास बहुत कम है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि कंसेंसस डेवलप हो गया है, लेकिन जो आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट के लिहाज से इस वक्त कंसेंसस बिल्ट नहीं हो सका और शायद आप उसके बगैर ही इसके परसू करें और इस तरमीम को ले आए, 26वीं तरमीम को। जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो जिन प्रोविजंस पे कंसेंसस डेवलप हो चुका है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में हम वो ले आए और सेकंड राउंड में फिर दूसरी ले आए। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमती मुशीर हैं बराए कानूनी उमूर, और हमें इस अहम खबर से आगाह कर रहे थे कि आर्टिकल 8 में जो तरमीम है उस पर अभी ग्रेटर कंसेंसस बिल्ट नहीं हो सका, तो हुकूमत जो आईनी तरमीम लाने जा रही है शायद वो आर्टिकल 8 में तरमीम के बगैर ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से ही उसको आगे बढ़ाया जाए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास होना है और इस इजलास को लेकर आज एक अहम पेशरफ्त सामने आई है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत के सिफारती ताल्लुकात से है, क्योंकि आज भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम के इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO इजलास के लिए पाकिस्तान आना अहम मामला है, क्योंकि इस बारे में पिछले कई हफ्तों से भारतीय मीडिया में कयास आराइयाँ जारी थी कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं, जिसके बाद भारतीय दफ्तर ख़ारजा को ये वजाहत जारी करना पड़ी कि भारतीय मीडिया इस बारे में कयास आराइयों से इज्तनाब करे। चीन और रूस समेत 10 यूरो एशियाई ममालिक शंघाई तावन तंजीम के न सिर्फ रुकन हैं, अहम बात यह है कि चीन और रूस के वज़राए आज़म इस इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने की तस्दीक कर चुके हैं और अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तकरीबन एक दहाई बाद पाकिस्तान आमद को अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि आखिरी बार किसी भारतीय वज़ीर ने अगस्त 2016 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जब भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह सार्क वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे और दिसंबर 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था, जबकि नवंबर 2016 में सार्क समिट के बॉयकॉट के बाद भारत ने पाकिस्तान ना जाने की शिद्दत पसंदाना पॉलिसी इख्तियार कर ली। मगर मई 2023 में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी SCO वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए भारतीय शहर गोवा गए थे, जिसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाद में खुद इंतहाई मुफीद
तशरीफ़ी दौरा करार दिया। मगर अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो के इस दौरे पर दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान न कोई बातचीत हुई, न मज़ीद किसी बातचीत का आगाज़ हुआ, बल्कि दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे को निशाना बनाया था। क्या इस बार इस्लामाबाद में यही सूरत हाल होगी या शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत दोनों ममालिक के दरमियान नए दौर की शुरुआत का बायस बन सकेगी? इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर, जिन्होंने 26 सितंबर को ज़राए के हवाले से ये खबर दी थी कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। सुहासिनी हैदर से बात करते हैं। सुहासिनी जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब जबकि ऐलान हो चुका है कि जयशंकर एससीओ में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, बाज़ इंडियन डिप्लोमेट्स का ख्याल ये है कि इट्स जस्ट अ पे बैक विजिट, जो कि 2023 में बिलावल भुट्टो साहब ने चूँकि गोवा गए थे तो अब जवाबन जाना भी है। दूसरा, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एससीओ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सब मान लिया जाए, लेकिन जो प्रो पीस प्रो डिप्लोमेसी वॉइसेस हैं इंडिया में, वो कितनी होपफुल हैं इस दौरे को लेकर? देखिए, इतनी ये ज़रूर बड़ी बात है कि 10 साल बाद इन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं। पिछली बार सुषमा स्वराज गई थी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब भी मिनिस्टर कोई जाता है, सीनियर मिनिस्टर जाते हैं और किसी तरह की बातचीत होती है, तो थोड़ी सी गुंजाइश है, शायद थोड़ी सी होप्स भी हैं, आशा है कि कोई बायलैटरल बातचीत भी हो जाए या कोई ओपनिंग निकल आए। लेकिन अब तक जिन ऑफिशियल से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये महज एक एससीओ के लिए विजिट है। ये भी तय नहीं है कि कितनी देर के लिए मिस्टर जयशंकर इस्लामाबाद में रहेंगे, शायद सिर्फ मीटिंग के लिए ही पहुंचेंगे और फिर उसके बाद रवाना हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उम्मीद शायद कम ही है कि इससे कोई बड़ी बात निकल सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भी इस तरह की विजिट एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक फोरम होता है जहाँ पे लीडर्स अगर किसी बात को आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब तक हमें कोई ऐसे आज़ार नहीं दिखे हैं। आपने देखा होगा यूएन जनरल असेंबली में जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जिस तरह से वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो बयान था इंडिया के हवाले से, काफ़ी कठोर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर का जो उस पर रिप्लाई था वो भी काफ़ी कठोर था। तो मुझे नहीं लगता अभी इस टेंशन के माहौल में ज़्यादा गुंजाइश है कोई बायलैटरल ओपनिंग के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बड़ी बात है कि इंडिया के एक मिनिस्टर जा रहे हैं इतने साल बाद। अच्छा सुहासिनी जी, ये बताइएगा, ऐसे वक्त पे जब इंडिया अपनी टीम ही पाकिस्तान भेजने पर तैयार नहीं था, क्रिकेट टीम वर्चुअल शिरकत की उम्मीद की जा रही थी कि शायद वर्चुअली शिरकत करें, ऐसे में कितना हाँ नहीं हुआ होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और कितना आसान हो गया ये फैसला? मुझे लगता है कि भारत के तरफ से एक ये अपॉर्चुनिटी है जो वो ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। एससीओ में पाकिस्तान के अलावा भी इतने सारे कंट्रीज़ हैं, 10 के करीब कंट्रीज़ हैं उसमें, रशिया के, चीन के, ईरान के, सेंट्रल एशियन, सारे जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ आएंगे एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए। तो वो शायद इस मौके को कम्प्लीटली ज़ाया नहीं करना चाहते थे। और शायद ये सुहासिनी जी ये ख्याल हो कि चूंकि सार्क जिस तरह एक प्लेटफॉर्म था जो कि अब इनफेक्टिव हो चुका है, तो उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है एससीओ ये भी इनफेक्टिव हो जाए, क्योंकि शिरकत नहीं करे अगर इंडिया और पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट, तो फिर ख़राब हो जाएगा ये। बिल्कुल। और कुछ ही घंटों पहले जब ये ऐलान हुआ था भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्यों है कि आप एससीओ के लिए जा सकते हैं लेकिन सार्क के लिए आप किसी को नहीं भेज सकते हैं। और उनका ये जवाब था कि हमें लगता है कि पाकिस्तान सार्क में आगे हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, कि सार्क के जितने भी मेजर्स थे, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव्स जो भी थे, तो उस पर पाकिस्तान ने रोक डाला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सार्क में हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम जाना नहीं चाहते, लेकिन एससीओ में काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके हम पार्ट हैं और हम रीजनल कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं। आपको याद होगा कि 2016 में जब सार्क समिट होने वाला था, तब उरी में जब टेरर अटैक हुआ,
उसके बाद भारत ने ये निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान इसके बाद नहीं जाएंगे सार्क के लिए, और उसके बाद सार्क की जो भी मीटिंग्स हुई हैं, एक आई थिंक वर्चुअल हुई थी कोविड के वक्त पे, उसके अलावा कोई भी सार्क की ऐसी बड़ी मीटिंग नहीं हो पाई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं है। अच्छा, जब इससे पहले पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज साहब इंडिया गए थे तो उस वक्त जयशंकर साहब सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स थे और अब वो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं, लेकिन उनका एक जुमला मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा, एरा ऑफ uninterrupted dialogue with Pakistan is over। तो कोई फॉरेन मिनिस्टर कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? आपको लगता है कि वाकई इस तरह सारे दरवाजे बंद कर लेने से मसला हल होगा, या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है उसके दरवाजे खुले रहने चाहिए, कोशिशें जारी रहनी चाहिए? आई थिंक मिस्टर जयशंकर ने जितने भी बयान दिए हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो पाकिस्तान की तरफ रवैया होगा वो एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा। इसका मतलब था, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव पहल हो तो हम भी पॉजिटिव पहल करने के लिए राजी हैं, लेकिन अगर वहां से नेगेटिविटी आए तो हम भी नेगेटिव होने को तैयार हैं। और उन्होंने उरी और जो पुलवामा के बाद जो इंडियन एक्शन था उसके एग्जाम्पल्स दिए थे। तो पाकिस्तानी पॉजिटिव एक्शंस की एग्जांपल ये दी जा सकती है कि अभिनंदन को वापस किया वगैरह वगैरह। तो ये लेट्स नॉट गो इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स। I'm just giving the fact कि उन्होंने क्या कहा है। ये जो बयान आपने जो जिसके बाद जिक्र किया था, जहां उन्होंने कहा इंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर, लेकिन ये तो तय है 2008 के बाद, मुंबई के अटैक्स के बाद अनइंटरप्टेड डायलॉग तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ ही नहीं है। कोई तरह का जो कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिट बायलैटरल डायलॉग की जो प्रोसेस थी वो 2008 के बाद शुरू नहीं हुई है। तो ही वाज ओनली स्टेटिंग अ फैक्ट कि अनइंटरप्टेड डायलॉग तो नहीं है। कुछ अरसे बाद हम डायलॉग को पिकअप करते हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरह के अटैक हो जाएं तो उसके बाद ये डायलॉग रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लाहौर आए थे 2015 में, उसके बाद उन्होंने शुरू किया था फिर से डायलॉग। इनफैक्ट सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की भी मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान से एक टीम आई थी पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कई तरह के उन्होंने डायलॉग करने की सोच उन्होंने की थी। लेकिन जब उरी में टेरर अटैक हुआ उसके बाद ये बंद हो गए। तो आई थिंक ही वाज ओनली स्टेटिंग अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अभी कोई अनइंटरप्टेड डायलॉग तो है नहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि मैं जरूर कहूंगी कि जो बैक चैनल है वो शायद फिर भी बरकरार है, और कुछ साल पहले जो LOC पे सीज फायर हुआ था ये बैक चैनल की वजह से था। अच्छा, हमने देखा कि वाजपेयी साहब ने हाथ बढ़ाया था मुशर्रफ साहब की तरफ दोस्ती का, मोदी साहब भी आए थे, एक प्राइवेट विजिट पर आए थे लेकिन आए ज़रूर थे। तो मोदी साहब थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर हैं, कितनी उम्मीद है कि वो एक बार फिर जो इंटरनल प्रेशर्स हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको फरामोश करके जो अपने पड़ोसी हैं उसके साथ बात करने पर तैयार हो जाएं? देखिए, आप और मैं इतने साल से ये मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है उनको एनालाइज करते आ रहे हैं, तो हमें इतना ज़रूर पता है कि जब कोई पहल होती है, जब कोई ओपनिंग होती है तो चीज़ें बहुत जल्दी से बढ़ सकती हैं। इस माहौल में अगर मैं कहूँ कि यहाँ इंडिया में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हो चुके हैं, अब इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेटहुड देने वाला है। अगर ये रोल बैक हो जाए और पाकिस्तान में ये बिलीफ हो कि पाकिस्तान आगे जाना चाहे, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्हाट वी कॉल लो हैंगिंग फ्रूट है जहां पे दोनों तरफ के बीच में पहल हो सकती है। बहुत शुक्रिया। सुहासिनी हैदर जी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी इंडियन, और जयशंकर जी के जो दौरा है पाकिस्तान का SCO समिट के लिए, उस पर अपनी कीमती राय से आगाह करें। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पिछले माह ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में हलाकत के बाद मशरिक़ी वस्त में हालात बदस्तूर कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं, जबकि इसराइल की जानिब से लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई की कोशिशों ने पूरे खित्ते को जंग के ख़तरे से दो चार कर दिया है। आज इसराइल की कार्रवाई में हिजबुल्लाह के नए मुतवक्के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा भी सामने आ रहा है। ताहम अभी तक हिजबुल्लाह की जानिब से इन दावों की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी की खबर के मुताबिक इसराइल की तरफ से रात गए लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी मुज़ाफ़ाती इलाकों पर मुसलसल 11 हमले किए गए।
इसराइल के इन हमलों को बैरूत पर अब तक के शदीद तरीन हमले करार दिया जा रहा है। इसराइल के इन हमलों से लेबनान और शाम के दरमियान अहम ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है और पिछले 24 घंटों में इसराइली हमलों के नतीजे में तकरीबन 37 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। दूसरी तरफ इसराइल के ज़मीनी हमलों में अब तक इसराइली सरहद से मुत्तसिल जनूबी लेबनान के तकरीबन 70 देहात और शहर खाली कराए जा चुके हैं, जिसके बाद जनूबी लेबनान में भी गजा जैसे हालात पैदा होने का खदशे का इजहार किया जा रहा है। ताहम हिजबुल्लाह मुसलसल इसराइली पेशकदमी को नाकाम बनाने के दावे कर रही है। हिजबुल्लाह का दावा है कि सरहद पर हालिया झड़पों में 17 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जबकि इसराइली फ़ौज ने पिछले 4 दिनों के दौरान हिजबुल्लाह के 250 अरकान को हलाक करने का दावा किया है। अहम बात यह है कि आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने भी तकरीबन 5 साल बाद तेहरान में जुमे की नमाज की इमामत की और अवामी खुतबे में हिजबुल्लाह की मुज़ाहिमत की तारीफ़ करते हुए इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों को कानूनी और जायज़ करार दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल का सामना करने में ईरान ना ही ताख़ीर करेगा ना ही जल्दबाजी दिखाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की जानिब से ईरान की तेल की तनसीबात पर हमलों का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि अमरीका तेल तनसीबात पर हमले के इम्कान का जायज़ा ले रहा है, जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी धमकी दी है कि ऐसे हमले की सूरत में ईरान इसराइल की तवानाई और गैस तनसीबात को निशाना बनाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।